हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। आपको पता चली गया होगा डिपॉजिट्स क्या होता है। ठीक है, डिपॉजिट्स क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, कौन सी कंपनी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, कौन सी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, कौन सी कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर में कंडक्ट कर देख लिया था। और जो आज का लेक्चर है वो हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है एंड कौन सी कंपनी क्या चीज़ें फॉलो करने वाली, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे 3 कंपनी है, तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स है। ठीक है, पहली बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। A private company can accept deposit from its member or directors or relatives of directors not more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserve। यहाँ पर जो बताया है प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कर सकते डिपॉजिट्स अपने मेंबर से, डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से नॉट मोर देन 100%। नॉट मोर देन 100% का मतलब होता है कि 100% तक वो जो भी डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेटली ही कैपिटल एक्सेप्ट करेगी, उसके पास तो पावर या अथॉरिटी नहीं है जनरल पब्लिक को इनवाइट करके उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। यानी प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली ही कैपिटल रेज करेगी, जो उनके मेंबर्स से, डायरेक्टर से और डायरेक्टर के रिलेटिव से। तो वहाँ पर ये बोला गया है कि वो 100% जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसका 100% होना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 100% जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट का 100% डायरेक्टर से, उनके रिलेटिव से और मेंबर से कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। अभी यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना पेड अप शेयर कैपिटल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी सबसे पहली बात हम कर लेते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी की। ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी में आप एक एक स्टेप सुनते रहिए ध्यान से, और अगर आपको चाहिए तो आप नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको ये चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख रहे हो तो सबसे पहले लिखना शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ ईच। टोटल कितना है? 1000 शेयर्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देके 10 रुपीज़ ईच लिखना। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,000। ये 10,000 क्या है? रुपीज़ है। इज इक्वल टू उसके नीचे 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़ ईच, उसके नीचे इज इक्वल टू साइन डाल के लिखो 10,000, वो क्या है? रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपीज़। अभी कंपनी ने क्या किया है? ये 1000 शेयर्स को ही इशूड किया है, तो अभी उसके नीचे लिखना इज इक्वल टू साइन डाल के इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया मार्केट में, जिसका एक का फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। 1000 शेयर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 10,000 शेयर्स हो गया। ठीक है, 10,000 शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किया। 10,000 रुपीज़ उसको एक्सपेक्टेड है कि हमको मार्केट से मिलेगा, लेकिन कंपनी क्या करती है? जो 10 रुपये जो फेस वैल्यू है शेयर्स का, वो एक साथ ही नहीं कलेक्ट करती, वो पार्ट में कलेक्ट करती है, इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है कंपनी के पास में, 2 रुपया समझ लो, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी आया। जब इन्वेस्टर आएगा, एप्लीकेशन लेगा और फॉर्म फिलअप करके जब एप्लीकेशन को सबमिट करेगा रिगार्डिंग द अलॉटमेंट शेयर, तो उसके साथ कुछ पैसे पे करेगा फेस वैल्यू का। तो मान लो 2 रुपये उसने पे किया, तो 2 रुपये क्या हो गया? ये एप्लीकेशन मनी हो गया। जब कंपनी किसी इन्वेस्टर को शेयर अलॉट करती है तो भी उसके अलॉटमेंट के ऊपर पैसा मांगते, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। तो एप्लीकेशन मनी 2 रुपया उसने पे कर दिया और अलॉटमेंट मनी उसने 3 रुपया पे कर दिया। तो टोटल फेस वैल्यू जो 10 रुपये थे उसने इन्वेस्टर ने कितने पे कर दिए? 2 रुपया एप्लीकेशन मनी, 3 रुपया अलॉटमेंट मनी, तो टोटल कितने पे हो गए? 5 रुपीज़ पे हो गए। यानी 1000 शेयर्स पे कंपनी हैव गॉट ₹5। ठीक है,
वहाँ पे लिखना वो जो 5 रुपीज़ है सर्कल करके उसका बाइफर्केशन लिखना 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी, ठीक है, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी लिख दिया। उसके नीचे लिखो 3 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी इज इक्वल टू टोटल लिखो 5 रुपीज़, उसके नीचे 2 + 3 प्लस का सिंबल डाल के उसके नीचे लिख दो 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, 5 रुपीज़ टोटल मनी। सो ये क्या हो गया, 1000 शेयर्स पे कंपनी को अभी कितना पैसा मिल चुका है, 5 रुपीज़ मिल चुका है। एक शेयर पे 5 रुपये मिला है तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ गया 5000 रुपये। कंपनी को अभी मिला कितना है 5000 रुपये, कंपनी को मिलना कितना है टोटल 10,000 रुपये मिलना है, लेकिन अभी कंपनी को कितना मिला हुआ है 5000 रुपये। और ये जो 5000 रुपये है ये क्या है, कंपनी का पेड अप कैपिटल है। और जो 5000 रुपये कंपनी को मिलने वाला है वहाँ पे लिखना अनपेड कैपिटल, यानी कंपनी को 5 रुपया मिल चुका है एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के फॉर्म में 5 रुपया कंपनी को मिल चुका है जो फेस वैल्यू है। तो ये क्या है पेड अप कैपिटल या पेड अप मनी। और जो 5 रुपीज़ पेंडिंग है उसको लिखो अनपेड कैपिटल। तो यहाँ पे अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा पेड अप शेयर का या पेड अप कैपिटल का। तो कंपनी को एक शेयर पे 5 रुपये मिला है, टोटल 1000 शेयर पे 5 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5000 शेयर द कंपनी हैव गॉट, दैट इज़ अ पेड अप कैपिटल। प्लस उसके साथ जो कंपनी ने अभी तक बिजनेस किया है, जितने सालों तक बिजनेस किया है, तो कुछ पार्ट वो प्रॉफिट का कहाँ पे डाल रहे हैं, रिजर्व के अंदर डाल रहे हैं, तो उसके अंदर भी कुछ पैसा होगा। तो समझो 5000 उसके भी अंदर है, 5000 रिजर्व में भी है, प्लस 5000 कहाँ पे मिल गया है, पेड अप कैपिटल मिल गया है। तो 5000 पेड अप प्लस 5000 रिजर्व, तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाता है टोटल 10,000 रुपये। और कंपनी यही 10,000 रुपये अपने डायरेक्टर से, उनके रिलेटिव से और कंपनी अपने मेंबर से कलेक्ट कर सकती है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो ये 10,000 क्या हो गया 100%, और कंपनी यही 100% अपने मेंबर से, डायरेक्टर से और उनके रिलेटिव से ले सकती है। सो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट, ठीक है। फिर उसके बाद हाउएवर सर्टेन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनीज कैन स्पेसिफाइड as specified by the Companies Act can accept the deposit more than 100% of its aggregate। तो टोटल कितना आ रहा था, पेड अप कैपिटल 5 था और फ्री रिजर्व कितना था 5 था, टोटल 10,000 था। तो 10,000 दैट विल बी 100%, ठीक है। लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनीज क्या है ऐसी स्पेसिफाइड है जिनको कंपनीज एक्ट ने परमिशन दिया है कि वो 100% से ज़्यादा भी, यानी अगर 10,000 टोटल अमाउंट उनके पास है तो उसके बियॉन्ड भी जाके, यानी 10,000 के बजाय 12,000 या 15,000 भी एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, अदर देन एलिजिबल कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी इज द ओनली कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल द मनी आर इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दिस कंपनी कैनॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस deposit excess 25% of its aggregate paid up share capital and free reserves of the company। सबसे पहले हम लोग पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में भी कौन सी कंपनी है, अदर देन एलिजिबल कंपनी। अगर एलिजिबल कंपनी होती पब्लिक कंपनी में, अगर एलिजिबल कंपनी होती तो दोनों में पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट करती प्लस प्राइवेट से भी पैसा कलेक्ट करती पब्लिक कंपनी, एलिजिबल अगर होती तो। लेकिन ये क्या है, अदर देन एलिजिबल कंपनी है, तो इसके लिए ये जो पैसा कलेक्ट करेंगी ये पैसा प्राइवेटली ही कलेक्ट करेंगे, यानी मेंबर से, डायरेक्टर से और उनके रिलेटिव से। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। सबसे पहली बात तो ये कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, अदर देन एलिजिबल कंपनी है, ये कंपनी फ्रेश डिपॉजिट अपने मेंबर से तब तक नहीं कलेक्ट कर सकती, फ्रेश डिपॉजिट from its member if amount on such deposit together with the previous deposit exceeds 25% of its aggregate paid up share capital and free reserve। ये फ्रेश डिपॉजिट तब तक नहीं एक्सेप्ट कर सकती अगर इनका प्रीवियस जो डिपॉजिट होगा, ठीक है, वो अगर एक्सीड कर रहा है 25% पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से। यानी जो पुराना इन्होंने डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया, पब्लिक कंपनी है, अदर देन एलिजिबल कंपनी है, इन्होंने पुराना जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो 25% पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा है। अभी 10,000 कितना है टोटल, कितना है 10,000 100% हमारा है, जो पेड अप कैपिटल है कंपनी का वो 10,000 आ गया, क्यों 5,000 पेड अप है, 5,000 रिजर्व का, तो टोटल कितना हो गया 10,000 हमारा कितना है टोटल 100% है, ठीक है।
अभी कंपनी इसका 10,000 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये आ जाएगा। अगर कंपनी 2,500 रुपये से ज़्यादा अगर प्रीवियसली एक्सेप्टेड डिपॉजिट है तो वो कंपनी नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में पब्लिक कंपनी के अदर देन एलिजिबल कंपनी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में अभी यहाँ पर देखिए सी में एलिजिबल पब्लिक कंपनी, हमने प्राइवेट कंपनी देखा, पब्लिक कंपनी देखा, अदर देन एलिजिबल कंपनी। लेकिन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है जो प्राइवेट से भी मेंबर से भी पैसा कलेक्ट कर सकती है और पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट कर सकती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रॉम मेंबर्स cannot accept fresh deposit if the amount of such deposit together with the previous deposit exceed 10% of its aggregate paid up share capital and free reserve। यानी अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है, एलिजिबल भी है, तो अपने मेंबर्स से तब तक फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक वो अपना प्रीवियस जो उसका डिपॉजिट है अगर वो एक्सीड हो रहा है 10% एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से। अगर उसने पुराना मेंबर से अपने पैसा लिया है और वो जो अमाउंट है टोटल 10,000 का 10% से ज़्यादा अगर एक्सीड हो रहा है, 12% अगर उन्होंने ले लिया है, ठीक है, तो वो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट। ठीक है, ये नया डिपॉजिट प्लस प्रीवियस डिपॉजिट, अगर ये दोनों डिपॉजिट मिला के 10% से ज़्यादा हो रहे हैं, एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व ये दोनों मिला के एग्रीगेट 10% से ज़्यादा हो रहे तो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट कंपनी नहीं कर सकती मेंबर से। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्साइड 25% एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अगर पब्लिक कंपनी को जो एलिजिबल कंपनी है अगर मेंबर से अपने पैसे अगर अपने पब्लिक से उसको पैसे लेने हैं तो प्रीवियसली जो उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है प्लस अभी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली है उन दोनों को मिला के जो भी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है उसका 25% होना चाहिए। एग्रीगेट मिला के दोनों का एग्रीगेट मिला के 25% होना चाहिए। अगर दोनों का एग्रीगेट मिला के 25% से क्रॉस हो रहा है तो पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स से पैसे कलेक्ट नहीं कर सकती, अपनी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं, यानी पब्लिक कंपनी एलिजिबल है, ठीक है, वो अपना मेंबर से अगर पैसे लेती है तो प्लस जो फ्रेश इशू करने वाली है वो प्लस जो ऑलरेडी उसने इशूड कर चुकी है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर चुकी है वो दोनों मिला के एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। 10% से ज़्यादा हुआ तो फ्रेश वाला नहीं इशू कर सकती। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक कंपनी अगर मेंबर से पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रही है तो क्या, जो प्रीवियसली डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है उसने वो प्लस जो नया एक्सेप्ट करने वाली वो, उन दोनों को मिला के जो एग्रीगेट 25% होना चाहिए। अगर दोनों का मिला के एग्रीगेट 25% से क्रॉस हो रहा है तो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती किसी भी हालत में। अगर उन्होंने किया तो फिर वायलेशन ऑफ फैक्ट एंड रूल हो जाएगा और दोनों के ऊपर जो भी मेंबर्स है डायरेक्टर से सारे के ऊपर वी कैन से लीगल एक्शन ले सकते हैं लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उसका जो टोटल है अमाउंट वो 35% पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का होना चाहिए। यानी अगर 10,000 रुपये टोटल हमारा 100% है तो उसका 10,000 का 35% होना चाहिए। यानी 10,000 का 35% के लिए जो भी अमाउंट आए वो उतना ही अमाउंट सिर्फ डिपॉजिट में एक्सेप्ट कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकती। उसके बाद बात करते हैं पीरियड एंड द टीनियर ऑफ डिपॉजिट। नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज़ टू बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर देन 36 months। तो यानी ऐसा कोई भी डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और रिन्यू नहीं करेगी जो 6 महीने के पहले या 36 महीने के बाद पे किया जाए। 6 महीने के पहले का कोई मैच्योरिटी डेट है नहीं, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट 6 महीना है। अगर कोई 6 महीने के पहले पैसा मांग रहा है तो नहीं कर सकते, और 36 महीने के बाद यानी 4 साल के लिए कोई कर रहा है तो भी कंपनी पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना ही किसी भी ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट को रिन्यू कर सकती है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स रिपेबल अर्लियर देन 6 months।
लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस और सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर कंपनी वी कैन से 6 महीने के पहले पैसा रिफंड कर सकती है, रिपेबल कर सकती है टू मीट इट शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, सच डिपॉजिट मस्ट have a tenure of minimum 3 months and the amount of such deposit cannot be more than 10% of its aggregate paid up share capital and free reserve of the company। यानी जो 6 महीने के पहले जो कंपनी पैसा लौटा रही है उसका मिनिमम ड्यूरेशन कम से कम 3 महीना होना चाहिए, प्लस वो जो अमाउंट होना चाहिए वो 10% पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के अंदर का ही होना चाहिए। ठीक है, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर कंपनी मेक्स प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करता है, सिचुएशन बहुत सीरियस है, कंडीशन बहुत सीरियस है, तो वो सिचुएशन में प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है। कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इट्स डिपॉजिट विद द सेम टर्म्स ऑफ इशू एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश इशू। तो कंपनी अगर रिन्यू करती है डिपॉजिट सेम टर्म्स एंड कंडीशन में, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा फ्रेश इशू ऑफ फ्रेश डिपॉजिट्स में। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डिमांड डिपॉजिट, नो डिमांड डिपॉजिट है, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स रिपेबल ऑन डिमांड। तो कंपनी ऐसा कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी या रिन्यू नहीं करेगी जो डिमांड पे मांगा जाए बाय द इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर आए और 7 महीने और 8 महीने में कहे नहीं मुझे मेरा पैसा रिटर्न चाहिए, तो कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट अगर हुआ है तो उसको रिन्यू करेगी आगे। ठीक है, secured and unsecured deposit, a company can accept secured or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting the deposit। तो कंपनी को ये क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन से क्लास और कौन से कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट्स सिक्योर्ड है या डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड है, जो भी सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट मेंशन करे उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करें। If a company offers secure deposit, it has to create a charge on the tangible assets within 30 days of the acceptance of deposit। अगर कंपनी किसी फॉर्म में सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उसको अपने फिक्स एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करना कंपलसरी है, और वो चार्ज कभी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के विथिन 30 डेज हो जाना चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म। अ कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म। It should contain a declaration by the applicant that the deposit he is making is not made out of money borrowed by him from another person। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म है तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पता होगा कि हर एप्लीकेशन फॉर्म में एक डिक्लेरेशन होता है जहाँ पर बंदा अपना नाम लिखता है, सिग्नेचर करता है और डेट डालता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर ये डिक्लेरेशन रहता है कि बंदा जो डिपॉजिट कर रहा है, जो पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है कंपनी में, वो पर्टिकुलर अमाउंट उसने किसी और से बोरो किया हुआ नहीं है और किसी से उधार लिया हुआ नहीं है। नहीं तो अगर उसने कहीं से बोरो किया होगा, उधार किया होगा, अगर उसको रीपेमेंट करना होगा तो कंपनी का सर खा जाएगा, बाद में बोलेगा नहीं मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो इसके लिए डिक्लेरेशन करवाना ज़रूरी होता है और ये पर्सन करके देता भी है। ठीक है, उसके बाद आता है जॉइंट नेम्स। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के नाम पे भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कंपनी, बट दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम्स। ठीक है, 2 मैक्सिमम 3 लोगों के नाम होने चाहिए अगर डिपॉजिट दे रहे हैं तो। ठीक है, कंपलसरी नहीं होनी चाहिए लेकिन 3 लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा लोगों के नाम पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनेशन की। Every depositor at a time has to right to nominate any person as a nominee in the event of death of the depositor। बहुत बार ऐसा होता है कि बंदे की अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में या किसी भी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में उसका पैसा किसको रिफंड करें, कंपनी के पास प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम नॉमिनी का होता है जहाँ पर बंदा नॉमिनेट करता है कि मेरे डेथ के बाद या मुझे कुछ हो गया तो आप ये सारा पैसा इस पर्टिकुलर बंदे को लौटा दीजिए, और उसके साथ वो अपना रिलेशन भी डिस्क्लोज करता है, भाई है, बहन है या मम्मी है या पापा है, ऑल एंड ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है सर्कुलर ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो एज अ सर्कुलर दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। इफ़ द कंपनी इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर इट इशू अ सर्कुलर। मेंबर से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो सर्कुलर इशू करना है।
और पब्लिक से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। बट इफ़ द इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी हैज़ टू इशू एन एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट और एडवर्टीजमेंट क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है तो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को कंपनी को डिस्क्लोज करना है। पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स ऑफ फ्रेश इशू, जो फ्रेश इशू कर रही है कंपनी उसमें कितने अमाउंट सिक्योर्ड है और कितना अमाउंट अनसिक्योर्ड है, ठीक है। फिर क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है और वो एलिजिबल है उसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने डिपॉजिट्स के लिए रेटिंग लेना ज़रूरी है और वो लेंगे भी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डिटेल्स ऑफ स्कीम। अगर कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर रही है तो वो कौन से स्कीम में है, किस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, क्या प्रॉफिट आएगा, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए। नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी होता है, ठीक है। तो कंपनी किसको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हुआ है, उसके राइट्स क्या है, उसके पावर्स क्या है, ये सारी चीज़ें कंपनी डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने पहले कभी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो कितना अमाउंट ड्यू है डिपॉजिटर्स को रीपे करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें कंपनी को डिस्क्लोज करनी चाहिए। फिर उसके बाद में फाइलिंग ऑफ सर्कुलर ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी को क्या करना है, जो भी सर्कुलर है वो आरओसी के पास क्या करना है, फाइल करना है, विच इज़ साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद में आता है इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद द आरओसी द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। क्या करना है, सारे डायरेक्टर्स से साइन हो गए, आप आरओसी के पास जाके फाइल कर दो, ठीक है, कॉपी आरओसी सर्कुलर फाइल कर दो। और सर्कुलर फाइल करने के बाद आपको क्या करना है, विद इन 30 days आफ्टर फाइलिंग द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट टू द कंपनी टू द आरओसी द कंपनी कैन इशू द prospectus or the circular or the advertisement in the newspaper. Company can send the circular to the member through the registered post, speed post or as email. कंपनी क्या कर सकती है, अपने मेंबर्स को जिनके थ्रू पैसा आना है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू सर्कुलर सेंड करने का काम करेगी। फॉर इन्वाइटिंग द पब्लिक, कंपनी हैज़ टू पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। अगर कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है पैसा पे करने के लिए तो कंपनी को क्या करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट मेंशन करना है, ठीक है। ये किस लिए, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेशन में होगा तो स्टेट में सारे मेंबर्स को पता चलेगा और जो सारे लोगों को पता चलेगा, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना सेंड कर सकते हैं, इंटरेस्ट शो करके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ ए सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इज़ वैलिड फॉर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज इशूड। तो जो भी डिपॉजिट से रिलेटेड सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट जो भी इशू हुआ है वो सिर्फ 6 months के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो एंड है फाइनेंशियल ईयर का उसके 6 महीने तक की वैलिड है, ठीक है। which was issued or the date on which the annual general meeting was held whichever is earlier, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग अगर 6 महीने के पहले हो रहा है तो भी वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी एडवर्टीजमेंट के। अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कंडक्ट हो रहा है तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट एलिजिबल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी, ठीक है। जब डिपॉजिट अगर सिक्योर्ड है, ठीक है, किसी भी जो भी डिपॉजिट कंपनी इशू कर रही है अगर वो सिक्योर्ड है तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी को क्या करना है, एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। द ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इन केस अ कंपनी डिफॉल्ट इन रिपेइंग द डिपॉजिट। अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है रिपेमेंट करने में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन में कंपनी को क्या करना है, डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करके
डिपॉजिट ट्रस्टी उनके डिपॉजिटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। कंपनी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टी कॉल्ड ए ट्रस्ट डीड। कंपनी डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसको हम लोग ट्रस्ट डीड बोलते हैं। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। द डीड हैज़ टू साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। और ये डीड डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ 7 दिन पहले सर्कुलर के इशू होने के पहले हो जाना चाहिए। द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर कैन कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपॉजिटर व्हेन द कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। अगर कंपनी डिफॉल्टर है रीपेमेंट में तो डिपॉजिट ट्रस्टी खुद या फिर 1/10 ऑफ मेंबर्स जो डिपॉजिटर्स के हैं वो मीटिंग बुला के उसके अंदर डिस्कशन करके सूटेबल एक्शन ले सकते कंपनी के अगेंस्ट में। उसके बाद में है हमारा क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स। अ कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टैंजिबल एसेट्स फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। तो कंपनी ने अगर सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो कंपनी को क्या करना है, विद इन 30 days कंपनी को टेंजिबल एसेट्स पे उतने अमाउंट तक का चार्ज क्रिएट करना है जितना सिक्योर डिपॉजिट है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो जो मिनिमम अमाउंट है सिक्योरिटी का वो इक्वल होना चाहिए जो अमाउंट नॉट कवर्ड है बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, जो अमाउंट कवर्ड नहीं है डिपॉजिट इंश्योरेंस के थ्रू, ठीक है। द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी। और ये सिक्योरिटी किसके फेवर में क्रिएट होगा, डिपॉजिट ट्रस्टी। क्यों, क्योंकि डिपॉजिट ट्रस्टी ही केयर टेकर है, डिपॉजिट ट्रस्टी ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। फिर बाद में आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। अ कंपनी नीड टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। कंपनी को क्या करना है, डिपॉजिट जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंश्योरेंस लेना है और वो इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, 30 days बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। इफ़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज़ अप टू द 20,000 इंश्योरेंस हैज़ टू बी टेकन। अगर जो डिपॉजिट है और उसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट जो मिला के अगर वो 20,000 से एक्सीड हो रहा है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में आता है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। Every company has to get credit rating of its deposit and include the rating in the circular और advertisement। सारे जो कंपनी है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उनको क्रेडिट रेटिंग से क्रेडिट लेना, रेटिंग लेना डिपॉजिट्स से रिलेटेड कंपलसरी है। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर्स द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी पोजीशन, एबिलिटी टू रिपे डिपॉजिट्स ऑन टाइम एंड एक्सेट्रा। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कंपनी के नेटवर्थ को आइडेंटिफाई करती है कितना है, लिक्विडिटी पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है, एबिलिटी है रिपे करने के लिए डिपॉजिट्स को ऑन टाइम, ये सारी चेक करके अकॉर्डिंगली वो उनको रेटिंग देती हैं। रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। और ये रेटिंग लेना कंपनी के लिए कंपलसरी है हर साल जब तक कि डिपॉजिट रिपे नहीं हो जाता। उसके बाद आता है ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। कंपनी को क्या करना है, एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करना है शेड्यूल्ड बैंक के अंदर जिसको डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट बोलेंगे। एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल कंपनी हैज़ टू डिपॉजिट एन अमाउंट नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करेंट ईयर। और हर साल कंपनी को 30 अप्रैल के पहले कंपनी को 15% जो है परसेंट अमाउंट है वो डिपॉजिट करना है जो मैच्योर हो रहा है रिपेमेंट के लिए एवरी ईयर इन द करंट एवरी मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर में और फाइनेंशियल ईयर में जो भी डिपॉजिट अमाउंट हो रहा है मैच्योर उसका 15% कम से कम अमाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिपेइंग द डिपॉजिट। और ये जो पैसा इस पर्टिकुलर अकाउंट में सिर्फ रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट रिसिप्ट की बातें करते हैं। कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। कंपनी के हाथ में जैसे पैसा आ रहा है या चेक का पैसा जैसे कंपनी के हाथ में आ रहा है उसके 21 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना है, डिपॉजिट से रिलेटेड डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करना है। द रिसिप्ट हैज़ टू बी साइंड बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
और ये जो डिपॉजिट रिसिप्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो बंदे हैं, जो भी ऑथोराइज्ड है, उनको साइन करना कंपलसरी है। द रिसिप्ट कंटेन द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिपेबल एंड डेट ऑन विच इट इज़ रिपेबल। ये सारी डिटेल्स कंपनी के मेंबर से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड डिपॉजिट रिसिप्ट में मेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। कंपनी को एक अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर सारा डिटेल्स इन्वेस्टर का, डिपॉजिटर्स का मेंशन होगा। और इसको वी कैन से अ कंपनी हैज़ टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड और रिन्यूड एज इट इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना है, रखना है इस पर्टिकुलर रजिस्टर को। डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिट अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिटर शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। तो डिटेल्स जो डिपॉजिट से रिलेटेड है, डिटेल्स जो रजिस्टर से मेंबर्स से रिलेटेड है, वो सारी डिटेल्स को उस पर्टिकुलर रजिस्टर में रखना है, एंटर करना है विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। यानी कंपनी ने एक बार डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर दिया तो 7 दिन के अंदर अंदर डिटेल्स रिगार्डिंग द डिपॉजिट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स, दोज हु हैव एक्सेप्टेड, दोज हु हैव invested the capital into the company, each and every detailed data have to be mentioned in that particular register. उसके बाद में आ रहा है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कंपनी हैज़ टू फाइल ऑन और बिफोर 30 June एवरी ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, कंपनी को एक रिटर्न जो भी डिपॉजिट उन्होंने किया हुआ है उससे रिलेटेड 30 जून तक हर साल कंपनी को फाइल करना है। और रिटर्न डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 March एवरी ईयर। जो भी रिटर्न किया हुआ डिपॉजिट है 31 मार्च तक का, वो 30 जून तक एवरी ईयर हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। ठीक है, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, उसमें से कितना आपने 31 मार्च तक पे किया, अभी कितना बचा है, तो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन करके एक कॉपी आरओसी के पास फाइल करना कंपलसरी है। फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड अपॉन द गाइडलाइन गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो इंटरेस्ट का अगर हम बात करें डिपॉजिटर्स को कितना मिलेगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करते हैं और अकॉर्डिंगली कंपनी को अपडेट करना पड़ता है रिलेटेड टू दैट। इन केस ऑफ प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कंपनी कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटेड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अगर कोई कंपनी प्री मेच्योर डिपॉजिट को रिफंड करती है इन्वेस्टर को, तो कंपनी के पास ये राइट है कि वो टोटल इंटरेस्ट का 1% डिडक्ट करके बाकी उसको पे कर देगी। ठीक है, फॉर डिपॉजिट मेच्योर्ड एंड क्लेम्ड बट रिमेन्ड अनपेड बाय द कंपनी हैज़ टू पे अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फॉर ओवर ड्यू अमाउंट। अगर डिपॉजिट मेच्योर्ड है, बंदे ने क्लेम भी किया है, बट कंपनी रिपेमेंट नहीं कर पा रही है, मेच्योर हो गया, 18 महीने हो गए, मेच्योर हो गए, बंदे ने क्लेम भी किया अपना पैसा, बट कंपनी ऐसे सिचुएशन और कंडीशन में नहीं है जहाँ पर वो पैसा रीपे कर सके। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन में कंपनी को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी ओवरड्यू पीरियड हो रहा है उतने दिन के लिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा पीनल इंटरेस्ट 18% ओवरड्यू पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं right to alter the terms and condition. A company cannot either directly or indirectly alter the terms and condition of deposit trust deed and deposit insurance contract once the circular of advertisement is issued and deposit after are accepted by the company. तो अल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, टर्म्स एंड कंडीशंस में, प्रोविजंस में चेंजेस करना। कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी टर्म्स कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ अल्टर नहीं कर सकती, चेंजेस नहीं कर सकती, चाहे वो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड हो, चाहे वो डिपॉजिट इंश्योरेंस हो, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो। एक बार सर्कुलर इशू हो गया, एक बार एडवर्टीजमेंट इशू हो गया, तो कंपनी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में कोई भी
कोई भी चीज़ अल्टर नहीं कर सकती, टर्म्स एंड कंडीशन अल्टर नहीं कर सकती, कंपनी के पास ये राइट्स नहीं रह जाते। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर, रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी को क्या करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर देना है कि कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ डायरेक्टर से और कितना पैसा रिसीव हुआ उनके रिलेटिव से। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो पनिशमेंट है। एज पर द कंपनीज एक्ट, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफॉल्ट फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज़ पनिशेबल फॉर फ्रॉड। कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब होता है वायलेशन ऑफ एनी एक्ट, वायलेशन ऑफ एनी रूल, वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई भी ऑफिसर या कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मेंबर ऑफिसर कंपनी का अगर डिफ़ॉल्टर है रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में या किसी भी लॉ को उसने ब्रेक किया तो वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा और उसको उससे रिलेटेड फाइन, पेनल्टी या इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999 गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। ठीक है, कंपनी इन महाराष्ट्र विल बी पनिश फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। अगर कंपनी महाराष्ट्र में है और वो कोई भी प्रिवेंशन, कोई भी एक्ट को कॉन्ट्रोवेंशन करती है यानी वायलेट करती है तो उस केस में कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स है, डायरेक्टर्स है या जो भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं फ्रॉड में या किसी भी तरीके से वायलेशन ऑफ एनी रूल्स, एक्ट एंड लॉज में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन में सारे लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 20 पॉइंट्स रिगार्डिंग द वी कैन से प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं चाहूँगा आप लोग ये प्रॉपर गो थ्रू करो अच्छे से। ओके, थैंक यू।